ओके चलो क्लास शुरू करते हैं। चांदनी बेटा, रितिका बेटा, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है बेटा? हाँ सर। ठीक है, शुरू करते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होता है? चलो बात करें। मेरे को कम से कम दो ऐसा गैस का एग्जाम्पल बताओ जो आइडियल गैस होता है। दो गैस का नाम बताओ जो आइडियल गैस होता है। नहीं होता। व्हाट अबाउट यू? चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। दो गैस का नाम बताओ जो आइडियल होता है बेटा। दो गैस। जवाब सुनो, आपका जवाब बिल्कुल सही है सर। आइडियल गैस का एग्जांपल नहीं होता है। अब नॉट ओनली आइडियल गैस बेटा, आइडियल से रिलेटेड एक कांसेप्ट देने जा रहा हूं। उस कांसेप्ट को ध्यान से सुनो। ये कांसेप्ट आपको सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में, इवन लाइफ में भी काम आएगा। आइडियल बोलकर एक्चुअली में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइडियल जो होता है ना कांसेप्ट बेटा, ये एक्चुअली में कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा गैस का एग्जांपल बताओ जो आइडियल है, तो आंसर है देयर इज नो गैस व्हिच इज आइडियल। आप क्लास 12 में जाओगे, केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम होगा सॉल्यूशन। वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन का नाम बताओ जो आइडियल है। जवाब होगा कि कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ने बैठोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आएगा थर्मोडायनेमिक्स में, एक ऐसा मशीन का नाम बताओ जो आइडियल होता है। नो मशीन इज आइडियल। लाइफ में चले आओ, आकर पूछो कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग व्हिच इज आइडियल। तो जब ये आइडियल का कांसेप्ट ही नहीं होता, बात को समझना, जब ये आइडियल का कांसेप्ट ही नहीं होता तो इसको पढ़ क्यों रहे? जरूरत क्या है इसका? जरूरत को समझो। आइडियल एक पैरामीटर सेट किया जाएगा कि अगर कोई होता तो ऐसा होता, लेकिन वैसा कोई होता है नहीं, तो एक पैरामीटर सेट किया गया कि अगर कोई होता तो ऐसा होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो इस्लाम जो रिलीजन है उसमें हम लोग ये मानते हैं कि आइडियल ह्यूमन होता है, एक आइडियल ह्यूमन, एंड दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद। ये वो रिलीजन की बात है। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो कई ऐसे इंसान हैं जो आइडियल, परफेक्ट आइडियल नहीं है, लेकिन वो आइडियल की तरफ अप्रोच जरूर किए। जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, है ना, वो आइडियल है ना, तो वो एक आइडियल पैरामीटर, उससे वैसा कुछ हो सकता था। तो आइडियल जो होता है बेटा वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक पैरामीटर हर किसी। जैसे गैस के लिए पैरामीटर क्या सेट किया गया, तो आप उस गैस को आइडियल कहोगे जो गैस लॉ को ओबे करेगा। आइडियल सॉल्यूशन के पैरामीटर क्या सेट किया गया कि आप उस सॉल्यूशन को आइडियल कहोगे जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा, जो आपको क्लास 12 में पढ़ने एक लॉ है वहां पर। आइडियल मशीन किसको कहा गया? तो आइडियल मशीन को कहा गया जिस मशीन की एफिशिएंसी 100% होता है। तो ये पैरामीटर सेट कर दिया। अब मान लो कि कोई एक मशीन है जिसका आइडियलिटी अगर निकालने बैठे तो उसका आइडियलिटी 20% निकल गया, तो इसको कहा जाएगा क्या मालूम है कि दैट मशीन इज अवे फ्रॉम आइडियलिटी। और अगर कोई एक ऐसा मशीन है जिसका आइडियलिटी हम लोग निकालने बैठे, उसका एफिशिएंसी हम लोग निकालने बैठे, तो एफिशिएंसी पता चला कि उसका 90%, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज टुवर्ड्स। बात समझ में आ रहा है? अवे का कांसेप्ट आएगा और एक टुवर्ड्स। तो जो पैरामीटर सेट किया जाएगा, उस पैरामीटर को जो जितना ज्यादा फॉलो करेगा हम कहेंगे उसकी तरफ है, और जो जितना फॉलो नहीं करेगा वो उतना अवे कहलाएगा। और इस हिसाब से देखना बेटा, जब जब आइडियल का कांसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, अभी 10 11 में पढ़ा है आपको गैस में, 11 12 में आपको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन में, तो आपको पता चलेगा कि जो आइडियल नहीं होता वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वो जो आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब वो जो आइडेंटिटी से अवे आ रहा है। ठीक है, बात समझ में? इंट्रोडक्शन समझ में आया? क्लियर है एवरीवन? ऑन बोर्ड आपका ध्यान बोर्ड पे, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो। तो आइडियल गैस और रियल गैस में सबसे पहले फर्क पता करते हैं। तो देखो क्या कहा जाता है, आपसे कहा जा रहा कि एक गैस है ना, क्या करेगा बेटा? वो गैस ओबे करेगा। किसको ओबे करेगा? गैस इक्वेशन को ओबे करेगा। किस हालात में? ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये ओबे करने का मतलब क्या होता है बेटा? उस पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान देना, मेरी तरफ से सब कान मेरी तरफ अपने स्क्रीन पे। ओबे करने का मतलब क्या होता है वो सुनो। अब बताओ तो अगर हम ये लिखते तो ये क्या है? बोलो बताओ, ये क्या है? बॉयल्स लॉ है ना, वेरी गुड। अगर पूछेंगे ये क्या है? चार्ल्स लॉ। अगर पूछेंगे ये क्या है?
ठीक है ना। अब ओबे करने का मतलब क्या होता है? ओबे करने का मतलब होता है इसको फॉलो करना, इस इक्वेशन को फॉलो करना। अब इस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब क्या होता है? तो सुनो, आप क्या करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करो। मान लो आप इसको फॉलो करने की बात कर रहे हैं, P1 V1 P2 V2। आप एक एक्सपेरिमेंट करो। मान लो इस तरह के कंटेनर लिए, उस कंटेनर में ये पिस्टन लगा हुआ है और इस पिस्टन के ऊपर हम देखें प्रेशर गॉज लगा हुआ है। मान लो ये प्रेशर गॉज लगा हुआ है, वहां से मेजर किया प्रेशर कितना, तो P1 का वैल्यू निकला। उसी वक्त चेक किया ये वॉल्यूम कितना, तो V1 का वैल्यू। ठीक है, फिर इसको चेंज किया। मान लो अब ये पिस्टन को दबाकर और नीचे लेकर के चला है। अब प्रेशर मेजर किए, P2 मिल गया। वॉल्यूम मेजर किए, V2 मिल गया। उसको पुट करेंगे, सारा पुट करेंगे, P1 V1 P2 V2 सब पुट करेंगे। यहाँ कुछ, यहाँ पे P1 V1 P2 V2 जो वैल्यू निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा? एक्सपेरिमेंटली निकाला जाएगा। निकालने के बाद आप सारे वैल्यू को पुट करो। पुट करने के बाद अगर आपका ये चीज आता है बेटा, LHS equals to, in that case you will say कि ये ओबे किया। तो ये जो वर्ड आपसे कहा गया ना, ओबे करना है, ये ओबे करने का मतलब क्या हुआ? ये ओबे करने का मतलब हो कि जो भी आपके पास गैस लॉ का इक्वेशन है, वो सारा का सारा डेटा, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाने बैठते तो क्या करते भाई, सब नोन रहता है, एक अननोन रहता है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ वैसा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी नोन एंड ऑल द नोन डेटा शुड बी एक्सपेरिमेंटल। उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने पर LHS और RHS इक्वल पाया जाएगा। ऐसा कंडीशन पे कहेंगे कि ओबे किया। गॉट इट? देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया, LHS RHS जब बैठाया गया तो देखा गया कि LHS और RHS मैच नहीं करता, तो वहां से पता चलता है कि ऐसा कोई ओबे नहीं कर पा रहा। बात समझ में आ रहा? हाँ, क्लोज, वही कह रहे हैं ना, क्लोज होगा। अब इसी चीज को हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ दोबारा देखो, तो अगर PV इक्वल्स टू nRT, PV equals to nRT, अगर PV इक्वल्स टू nRT निकालने बैठेंगे बेटा, तो एक्सपेरिमेंटली P का वैल्यू निकालेंगे, V का निकालेंगे, N का निकालेंगे, R का निकालेंगे, T का निकालेंगे, और पुट करने के बाद बोलेंगे LHS और RHS इक्वल है। अगर LHS RHS इक्वल हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे ओबे कर रहा है। अब इस तरफ आ जाओ, डज नॉट ओबे। तो अब डज नॉट ओबे का मतलब क्या होगा? डज नॉट ओबे का मतलब होगा P1 V1 इज नॉट इक्वल्स टू P2 V2, है ना। आप इसका मतलब होगा PV इज नॉट इक्वल्स टू NR। यहाँ तक बात समझ में आया? अब देख, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रही, इस पे ध्यान दिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये तो आप लोग नर्सरी से पढ़ते हैं, कौन ओबे करेगा कौन नहीं। यहाँ पर देखो, ये ठीक है। ये क्या कहता है? इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, यानी कि एक्चुअली में ऐसा कोई गैस है ही नहीं जो आइडियल होगा, एंड ऑल गैसेस आर। यहाँ तक की बात तो ठीक है। थर्ड पॉइंट पे देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। आप में से कोई है बता के कहाँ की बात हो रही है, कहाँ बात कर रहे? एनीवन? एनीवन बोलेगा सर, दिस इज वन ऑफ द फॉल्टी पॉइंट्स ऑफ KTG। दिस इज वन ऑफ द फॉल्टी पॉइंट ऑफ KTG। KTG भी ये कहता है कि गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा पूरे गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में। यही बात की थी ना पिछले क्लास में। इसका मतलब आइडियल गैस किसको फॉलो कर रहा है? फॉल्टी पॉइंट को फॉलो कर रहा है, तभी तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आइडियल होगा उसमें फॉल्ट नहीं हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करने का कारण आप अगर पूछेगा, अच्छा ठीक है वो तो ओबे नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, उसका वजह बताओ, तो बोलेगा कि वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो गलत पॉइंट को फॉलो कर रहा है ना। तो ये पॉइंट, ये क्या है, याद है पिछले क्लास में पढ़े थे, हम लोग साबित किए थे ना कि ये पॉइंट हर हाल में सही नहीं है। कब ये गलत हो जा रहा है? हाई प्रेशर पे। लो प्रेशर पे तो ठीक काम कर रहा है ना, लेकिन जो आइडियल होगा वो हर हाल में सही होना चाहिए। दैट्स व्हाई, ये समझ में आया? अच्छा, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट देखो, हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। बोलेगा सर अगेन ये फॉल्टी पॉइंट को फॉलो कर। समझ में आ रहा बात? तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि आइडियल गैस एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो उसका ये जवाब नहीं होना चाहिए कि आइडियल गैस को ओबे नहीं करता। भाई तो उसका मतलब हुआ कि ओबे क्यों नहीं करता है, तो बोलेगा ओबे इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो दो गलत फॉल्टी पॉइंट को फॉलो कर रहा है। और वो गलत फॉल्टी पॉइंट क्या है? एक, फिर से रिपीट कर रहे बेटा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे गैस के मुकाबले में नेग्लिजिबल होगा और अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल होगा नहीं होगा। जबकि आइडियल गैस क्या, नॉन आइडियल गैस क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इज
नॉट नेग्लिजिबल, और नॉट नेग्लिजिबल के लिए सही वर्ड होगा आपका ये, यानी कि उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको कंसीडर करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा? और सबसे आखिरी पॉइंट पे चले आओ, तो क्या कहता है आखिरी पॉइंट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z का वैल्यू 1 है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z का वैल्यू लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1। अब आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज आ गया। तो पहले एक बात बोले, उसको गांड बांध लो, दिमाग में उतार लो, जैसे कि बेटा हमेशा से बोलते हुए कि हर पढ़ाई का एक फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल को घोल के पी जाता है। तो क्या पीना है कि अगर रियल गैस है तो z इक्वल्स टू 1 ना, y1 कैसे 1 वो बात की बात है, ये पहला फंडामेंटल, सॉरी आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस है तो z का वैल्यू, एंड व्हाट इज द नाम ऑफ z? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, और अगर वो रियल गैस है तो z का वैल्यू 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो दो सवाल उठेगा, क्या होगा? या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम। खेल आप समझ में आ रहा? अब इस खेलों को ऐसे पढ़ो कि जहां z का वैल्यू 1 वो आइडियल, जो z का वैल्यू 1 से ज्यादा वो पॉजिटिव डेविएशन, और जहां z का वैल्यू 1 से कम वो अवे आ रहा है नेगेटिव डेविएशन। 1 पे फॉलो किया है तो नेगेटिव डेविएशन 1 से कम हो गया। अच्छा, और अगर 1 से ज्यादा तो 1 से दूर जा रहा है। चलो अगर 1, चलो आप लोगों का लॉजिक पे बात करते हैं कि अगर 1 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं? 1 से अवे हो गया। मेरा आइडियल तो 1 है ना। हाँ, तो अगर हम उसके टुवर्ड्स जाएंगे तो ना मेरा पॉजिटिव डेविएशन, और उससे दूर जाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए। तो तुम उसको रास्ते के हिसाब से मत समझो कि दिस इज अ रोड एंड दिस इज 1 एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स, टेक इट मैथमेटिकल। ठीक है, 1 से जितना कम होगा मतलब उसका वैल्यू घट रहा है, z का वैल्यू घट रहा है, z का वैल्यू जितना घटेगा आप आइडियल से दूर होते हुए जा रहे हो, और z का वैल्यू जितना बढ़ेगा तो ठीक है ना, वो पॉजिटिव डेविएशन की तरफ जा रहा है। और देखो इसको समझाते हुए एक यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा सबको? चलिए, तो अगला हेडिंग क्या आ गया? आ गया अभी बात z को समझ लेते क्या होता है। तो देख z का फंडामेंटल क्या, पहला फंडामेंटल क्या बताया बेटा? z1 तो आइडियल क्या है, z1 नहीं तो रियल है। अब सवाल उठता है ये z क्या है? तो देख z का डेफिनेशन क्या है? z इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ pv बाय n0। ये इसका फंडामेंटल है। अब फिर से देख, स्क्रीन पे ध्यान दो, अभी अभी बात की pv इक्वल्स टू n0t, एक्सपेरिमेंट में डेटा निकाले, LHS निकाले, RHS निकाले। अब बोलो अगर ये दोनों डेटा सेम आएगा तो यहाँ पुट करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब वो बे हुआ, मैथमेटिकल फॉर्मूला सिंपल सा। ठीक है, और अगर ये नहीं ओबे हुआ, ये नहीं हुआ तो ये क्लियर है मैटर। तो z का फंडामेंटल क्या हुआ बेटा? रेशियो ऑफ pv बाय। इसके अलावा एक और फंडामेंटल इसका ये देखो यहाँ देखो, एक और फॉर्मूला है एक्चुअल वॉल्यूम बाय आइडियल वॉल्यूम। अभी इसको होल्ड पर डाल दो, इसको याद रखो, ये टॉपिक खत्म होते हैं, चैप्टर खत्म होते हैं, ये एक्चुअल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी अभी हम लोग केटीजी का 2 फॉल्टी पॉइंट पे बात की है, अब थोड़ी देर के बाद उस फॉल्टी पॉइंट को करेक्ट करने वाले, करेक्शन करेंगे। नहीं हुआ बेटा, वो तो फॉल्टी पॉइंट साबित किए कि वो गलत था, साबित हुआ था, करेक्शन नहीं हुआ है, अब उसका करेक्शन करेंगे। ठीक है, सुनो रे। तो क्या कहता है? द डेविएशन आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ compressibility factor z and z is defined as ratio of pv by n0t, the actual volume by ideal volume। ये हो गया इसका। अब इसके बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज बता रही है, देखो पहला पढ़ो तो ये फटाफट यहाँ ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ से दो चीजें हो सकती है। अगर z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 इसका मतलब pv इज ग्रेटर देन n0t, इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। और ये बिहेवियर कब पाया गया पता है? हाई प्रेशर। इस बात को गांड बांध लो, थोड़ी देर के बाद इसका मैथमेटिकल प्रूफ देने वाले आप लोगों को कि अगर प्रेशर को हाई कर देंगे तो z1 से ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रेशर को लो कर देंगे तो z1 से कम हो जाएगा, यानी pv विल बी लेस देन n0t। सारे का मैथमेटिकल प्रूफ देंगे। इस वक्त हम सारा का सारा आपको फंडामेंटल दे रहे हैं, बस एक एक लाइन दिमाग में उतारो रखो। साथ में ये भी याद रखना कि जिस मामले में z का वैल्यू 1 से ज्यादा पाया गया है वो गैस इजीली लिक्विफाई नहीं होता है।
गैस इजीली लिक्विफाई नहीं होता है। और जिस गैस का जेड का वैल्यू 1 से कम पाया गया वो गैस आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, और जब आप गैस को कंप्रेस करोगे बेटा तो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्रो में आप पढ़ाए थे can be liquefied at high pressure and low temperature. क्या चीज? Gases can be liquefied at high pressure and low temperature. तो यहाँ तो low pressure, high pressure. चलो दिखाएंगे, उसके लिए भी बहुत सारा टर्म्स आने वाला है, ठीक है, बहुत सारा। बेटा सिर्फ प्रेशर से गैस लिक्विफाई कभी नहीं होता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर का खास नाम, उसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी आएंगे, ठीक है। अब देखिए जबरदस्त चीज, और एक बात सुन ले कि दो ऐसा गैस पाया गया है हाइड्रोजन और हीलियम गैस, उसको चाहे तुम लो प्रेशर पे रखो या उसको तुम हाई प्रेशर पे रखो, वो हमेशा क्या दिखाता है? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपके स्कूल लेवल के बहुत कॉमन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि कौन सा गैस है, ऑब्जेक्टिव में छोटा क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सा गैस है जो हर हाल में चाहे लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। दूसरा सवाल पूछेगा कंसेप्चुअल पार्ट में कि एक्सप्लेन करो कैसे दिखाता है। ये सारा का सारा चीज एक्सप्लेन होगा, लेकिन तभी समझाएंगे बेटा जब दो गलती को ठीक कर लेंगे। तो पहले सारे रूल्स पे भी बात कर लेते हैं, यहाँ तक का समझ में आ रहा। अब थोड़ा सा जिराफ पे बात करते हैं। जिराफ, ये देखो कुछ जिराफ, अच्छा छोड़ो जिराफ को, ये देख रहे जिराफ बेटा, ये एनसीईआरटी का जिराफ है, जिराफ है ना, और यही लिखते हैं ना बेटा GRAF, जिराफ। तो हाँ जिराफ, तो इतना सारा जानवर लोग हैं, और जानवर ले लेते हैं। देखो बेटा अगर आप लोगों को याद होगा तो आप में से कोई बताएगा पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना? याद रखना ये लाइन, ये जो ग्राफ है ये आइडियल गैस का ग्राफ, लेकिन बोलेगा रियल गैस का ग्राफ बनाओ तो ग्राफ ऐसा होता है, ये देखो ये होता है, ये देख रहे हैं, ये आइडियल गैस का ग्राफ, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, और इसको समझा देना यहां से। यहाँ देखो पीवी वर्सेस पी का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं तो बेटा ये हो गया और ये हो गया। दरअसल में ये लाइन किसके लिए बेटा? रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस मतलब इसके लिए z का वैल्यू 1, अब इसके ऊपर z का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसके वैल्यू z के नीचे। ये ग्राफ को आपको ऐसे स्टडी करना है कि अगर इस लाइन का वैल्यू 1 है, इसके ऊपर जाएंगे तो z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, इसके नीचे लेस देन 1 होगा। अब मेरे को एक एक करके बात बता बेटा, बोल इस इलाके में, इस एरिया में प्रेशर कम है या ज्यादा है? प्रेशर कम है। तो देखते जब प्रेशर कम है तो ग्राफ किस रीजन में दिख रहा है? लेस देन 1। यही बात अभी बोले थी कि लो प्रेशर होगा तो नेगेटिव डेविएशन, और जब इस इलाके में पहुंच गए तो यहाँ प्रेशर बेटा ज्यादा है, इस वक्त एक तो ग्राफ किधर भाग गया? ऊपर की तरफ भाग गया। ये किस रीजन में चला गया? पॉजिटिव डेविएशन। बात है समझ में? तो ग्राफ को आपको ऐसे स्टडी करना है, ऐसे करना है, यानी कि ये वाला पार्ट अगर पूछा जी ये किसका ग्राफ है, ये रियल गैस का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? आइडियल गैस का ग्राफ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो क्वेश्चन आ गया, चलो पेन पेपर उठाओ, लग जाओ काम पे, चलो ना मिलकर बनाते, पढ़ो सब कोई, पढ़ो सब कोई। कोशिश करो बेटा। बोल ये किसका वैल्यू है बेटा दिया हुआ? हाई वाला, हाई प्रेशर, हाई रे हाई जेड का। तो जेड का वैल्यू है ना, पढ़ना अबे लिखा हुआ ना, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बिहारी पढ़ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर 1 मोल, डेटा बनाते हैं, इनका वैल्यू 1 ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस। अब ये वैन डर वाल्स गैस क्या होता है? रियल गैस का दूसरा नाम है वैन डर वाल्स गैस, जान लीजिए, क्योंकि रियल गैस जिस इक्वेशन को फॉलो करता है उसका नाम है वैन डर वाल्स इक्वेशन, और आइडियल गैस जिस इक्वेशन को फॉलो करता है उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये वैन डर वाल्स गैस, टेम्परेचर कितना दिया रे? 273। प्रेशर कितना दिया रे? 188। जेड का वैल्यू कितना दिया? V मांगा है, तो बोले सर Z इज इक्वल्स टू PV बाय, एक लाइन लग जाता हूं, चलो लगो काम बनाओ। चलो
एग्जाम बोलूं ও আচ্ছা আপনার ওই ম্যাটারটা এখনো শর্ট আউট হয়নি না ঠিক আছে স্যার আমি তো এখন একটু ক্লাস নিচ্ছি তো আপনি এর আগে কার সঙ্গে মানে কোঅর্ডিনেট করছিলেন তারপর আর কার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি ঠিক আছে স্যার দাঁড়ান আমি আপনাকে এখন ওটাই বলবো যে এখন আমি ক্লাসে আছি একটু পরে আপনার সঙ্গে আমার কথা ঠিক আছে चलो बेटा काम पे लगो सॉल्व करो सर ये होगा यार वो जो भी होगा तुमको कैलकुलेटर कौन यूज करने बोला कौन बोला है हाँ बिल्कुल अलाउड है मेरे क्लास में भी अलाउड है जब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम देगी आपको एमसीक्यू दिए ऑप्शन दिए तो आप मेंटल कैलकुलेशन का यूज कर जे नीट देना है कि नहीं देना बेटा तो फिर वहां अलाउड है नहीं तो बात कर लो दीदी या दादू से किसी को बोलो जानता है ना इधर दीदी है उधर दादू है इससे भी बात कर लो दिल्ली अच्छा चलो दिल्ली निकालो कैलकुलेटर से ये निकाला है वो बिना कैलकुलेटर का दिल्ली निकाल रहा है देख ले तेरा कैलकुलेटर आंसर गलत साबित हो गया तो मैंने फोन किसी और तो कैलकुलेटर गलत आंसर देगा वाह बेटा चलो बेटी लोग सॉल्व कर बेटी लोग यही तो खास बात होता है बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यकीन मान 100 में से 90 क्वेश्चन ऐसा होगा बेटा जो खाली देख कर समझ में आएगा कौन सा ऑप्शन एक मेंटल कैलकुलेशन चाहिए देखो ना बात करते हैं z मांगा क्या बेटा v इसका मतलब v का मतलब क्या होगा z n r t by p अब वैल्यू को पुट करना 0.5 n का वैल्यू 1 छोड़ दे r का वैल्यू बोल कौन सा वैल्यू लेंगे यानी इसका वैल्यू 1/12 क्या ये टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को बता देना कि अगर जरूरत तो 1/12 लेंगे टेंपरेचर कितना है 270 और प्रेशर कितना बेटा 100 यही है ना अब यहीं से देख के समझ में आ रहा है कि आंसर 1 से कम होगा लेकिन हाँ आंसर तो 1 से कम दो है ना तो थोड़ा सा क्रॉस चेक और कर लेते हैं बोल 0.5 272 सॉरी 272 ना 273 को 272 पकड़े 272 तो 272 into 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ 272 का हाफ कितना होगा 136 है ना अब 136 को आपको किससे डिवाइड करना बोल 12 से भी ले जाओ तो लगभग कितनी बार जाएगा बोल 2 बार 144 होता है तो याद रखना आंसर 11 से थोड़ा ज्यादा होगा अब उसी से काम हो गया 100/11 यही है ना 100 नीचे आंसर बोल बेटे लोग समझ में आया क्लियर है सबको कोई डाउट आगे बढ़े चलिए अगला टॉपिक ये रहने दो चलो अगला टॉपिक पे चलो ये आप लोगों के लिए जब अब आइए बोलो who will tell me what is the cause of deviation from ideal behavior देख लो क्या कहता है Got it? Yes, sir. तो अगर कॉज पूछेगा आपको ये बताना है ठीक है हाँ अब खेला यहाँ तो वॉल्यूम करेक्शन और इसके बाद पढ़ेंगे बेटा प्रेशर करेक्शन ठीक है जो सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब देना मान लो बेटा जिस रूम में इस वक्त हम लोग बैठे हुए इस रूम का वॉल्यूम 1000 लीटर है इस रूम का वॉल्यूम कितना है बेटा 1000 लीटर है वॉल्यूम रूम का तो बताओ इस रूम के अंदर जो हवा मौजूद है एयर मौजूद है उसका वॉल्यूम कितना होगा 1000 होगा यही है ना बोलो अग्रीड लेकिन अगर आपको बोले कि नहीं बेटा 1000 नहीं होना चाहिए इस रूम का वॉल्यूम इसके अंदर जो हवा उसका वॉल्यूम होना चाहिए 1000 माइनस ये लैपटॉप का वॉल्यूम माउस का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम तुम्हारा वॉल्यूम इसका वॉल्यूम बोर्ड का वॉल्यूम ट्यूबलाइट का वॉल्यूम पंखे का वॉल्यूम आर यू गेटिंग माय पॉइंट Yes, sir. क्योंकि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम देखो अगेन एकदम बेसिक फंडामेंटल पे आ जा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस
ये इसका डेफिनेशन, कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस। अब बेटा जहां हम बैठे हुए वहां एयर तो आ नहीं सकता है, तो एयर इस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, तो ये जगह एयर के वॉल्यूम के अकाउंट में नहीं आएगा। समझ में आ रहा पॉइंट? यानी कि अगर आपसे बात करेंगे कि इस कमरे में जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या है, तो आपका जवाब होगा कि सर इस कमरे के अंदर अगर इसका वॉल्यूम 1000 है तो 1000 माइनस एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस। ठीक, क्लियर? अब इसी लॉजिक को वापस अप्लाई करते हैं गैस। स्क्रीन पे देखो, अब अगर आपसे बोलते हैं ये गैस का मॉलिक्यूल्स है, और ये मॉलिक्यूल्स सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है? एटीजी पढ़, याद कर, सॉलिड होता है। अब अगर हम आपसे बोलेंगे कि इस कंटेनर का वॉल्यूम 100 लीटर है, तो इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर 100 लीटर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बोलो, देख सकते हैं? लेकिन अगर हम पूछा जाए, अगर अब देखो यहाँ पर कंसेप्ट देखते हैं, आपको कितना समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे बेटा कि इसके अंदर यही सेम कंडीशन दे रहे, ध्यान से सुनना, सेम कंडीशन दे रहे, ये है गैस मॉलिक्यूल्स, और ये कौन सा गैस है? ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस है। तो बोल, अगर इसका वॉल्यूम 100 लीटर है तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? अब आप बोलोगे कितना? 100 लीटर। यही हम लोग नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से यही सीख पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कंटेनर का वॉल्यूम हो गैस का वॉल्यूम, दैट मींस वी आर एक्चुअली स्टडीइंग ऑफ कांसेप्ट ऑफ व्हाट? आइडियल गैस। और अब ये भी आइडियल गैस ही बोला, ये सारे वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, तो नेग्लिजिबल होगा तो 100 लीटर पकड़ेंगे। लेकिन रियल गैस क्या बोला कि नहीं, ये नेग्लिजिबल नहीं होगा, ये कंसिडरेबल होगा, तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि रियल गैस का वॉल्यूम और आइडियल गैस का वॉल्यूम में कौन बड़ा कौन छोटा? आइडियल गैस ज्यादा होगा, रियल गैस छोटा होगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम का करेक्शन करते। देखो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते देख तो कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस तो हमेशा सेम होगा। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बेटा हम लोग हमेशा वॉल्यूम को वी लिखते हुए हैं, आज तक जितना भी वॉल्यूम को लिखे वी लिखे, तो मान लेते यही वी किसका हो गया? वॉल्यूम आइडियल गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है, बी। ठीक है, तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या हो गया बेटा? V माइनस बी। अब बी का जानकारी दे देते क्या है। बी को कई नाम से पुकारते हैं, बी का नाम है को वॉल्यूम, बी का एक और नाम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बी का एक और नाम है वैन डर वाल कांस्टेंट, ये बी का नाम हो गया। ठीक है, वैन डर वाल कांस्टेंट, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है। इसका काम क्या है? बोले सर ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, या कई बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा ये साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका काम है, ये इसका नाम और इसका काम याद रखिए, यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सो व्हाट स्मॉल b रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल और द वॉल्यूम ऑफ गैस। यहां तक का बात समझ में आ रहा है? ठीक, एक्सपेरिमेंटली इस b का जो वैल्यू है वो पाया गया 4 × 4/3 पाई r क्यूब × n। ये आपको याद रखना है, कहां से आया कैसे है आपको यह भी नहीं जानना है, आप इसको याद रखिएगा। जहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्फीयर का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक्चुअली में b का जो वैल्यू है वो मॉलिक्यूल का 4 गुण को रिप्रेजेंट करता है। नहीं 4 टाइम्स नहीं हो गया, 4 टाइम्स नहीं हो गया। हाँ, तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सर जब वो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 4 गुण क्यों ले गया, है ना? अब केटीजी के हिसाब से समझो, बोलो केटीजी के मुताबिक, चलो जैसे इस मार्कर की बात करते हैं, इस मार्कर को देखो, अगर आपसे पूछेंगे इस मार्कर का वॉल्यूम क्या है, बोले सर ये बस जितना जगह ऑक्यूपाई किया वही इसका वॉल्यूम है ना। लेकिन अगर आपसे हम बात करेंगे कि चलो मान लो ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल है, और हम लोग केटीजी में पढ़ चुके हैं कि गैस का मॉलिक्यूल बहुत हाई स्पीड से रैंडमली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, एज ए रैंडमली स्ट्रेट लाइन। अब अगर पूछेंगे इसका वॉल्यूम कितना है, बोलेगा सर जितना ये जगह पकड़ो अब इतना माना जाएगा, है ना। अब ये ट्वाइस
वो तुम कैसे बोल सकते कि ये 22 है ना, लेकिन इतना तो तय कि जो होगा सर वो इतना। तो गैस मॉलिक्यूल इतना रैंडम मोशन में होता है कि जब किसी भी मोमेंट पे अगर हम ये चेक करने बैठे कि वो कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो खुद का 4 गुना का ऑक्यूपाई करके बैठा होता है। फॉर दिस रीजन आपको ये समझ व्हाट इट। अब देखो यहाँ फाइनली हुआ क्या, तो फाइनली ऐसा था कि हमारा इक्वेशन था पीवी इक्वल्स टू आरटी, आइडियल इक्वेशन। अब करेक्शन करने बैठे हैं, अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो समझ में आया? ठीक क्या? अभी 1 मोल गैस छोड़ दो, गधेड़ी सब मेरा काम है। हाँ ठीक है, वो मेरा काम है, बोलो। नहीं आप सब कब, तुम मेरे लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। हम बोले कि फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो ये बनेगा। n मोल का भी है, वो बाद में आएंगे, पहले छोटे धीरे धीरे स्टेप पर। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा? तो चलिए जो कुछ भी आप लोगों को समझाएं एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो पहला पॉइंट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ एनबी होगा। आ गया समझ में बात बेटा? तो अभी किस चीज का करेक्शन किए? वॉल्यूम का। अगला करेक्शन, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? अब आप लोग एक कहानी सुना, इसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ा। सुनो, एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू चल रहा था। तो उस इंटरव्यू में कैसे होता है, पैनल बैठा होता है, सामने कई लोगों का पैनल होता है और बीच में वो होता है, और ताबड़तोड़ क्वेश्चन का बौछार होता है। एक खत्म नहीं हुआ दूसरा डालेगा, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा बेटा जिसका कोई जवाब नहीं होता है, बट यू हैव टू गिव द बेस्ट आंसर। कोई जवाब नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था, अच्छा पहले जिस बहुत सारा कहानी अभी छोड़ दे, उसका टू दी पॉइंट, जो कहानी को हम शुरू करना चाहते हैं उसका एक मकसद है। तो कहानी ये था बेटा कि एक लड़का बैठ के इंटरव्यू दे रहा था। तो इंटरव्यू देते देते अचानक से एक जो इंटरव्यू जो ले रहा था बोला प्यास लग रहा, पानी पिलाओ भाई। किसको बोला? जो इंटरव्यू देने आया, पानी पिलाओ। वो लड़का पानी नहीं पिलाया सिलेक्शन में। ये पिलाता तो कुछ क्वेश्चन नहीं, अब खेल को समझो, खेल को समझो। नहीं पिलाया, जानते हो क्या किया? आराम से कुर्सी पे बैठा रहा, बेल मारा, पियोन को बुलाया, अपने साहब को पानी पिला। क्या साबित किया कि सर हम यहाँ आईएएस ऑफिसर बनने आए हैं, मेरा काम ऑर्डर देना है, लेना नहीं। ये मेरा काम नहीं है कि हम आपको पानी पिलाएंगे। नहीं, यही तो बेटा उस एग्जाम का खासियत है, हर एक चीज चेक होता है, समझे? अगर वो पिला दिया होता तो शायद उसका वो परसेंटेज गिर जाता। ये मेरा काम, अपना काम, ठीक है बेटा? आगे बढ़े। प्रेशर करेक्शन। अब आ जाओ दूसरा फॉल्टी पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा फॉल्टी पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास? क्या प्रेशर को कंसीडर किया गया था या नेग्लेक्ट कर दिया गया था? सॉरी, आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को नेग्लेक्ट। लेकिन रियल गैस क्या कहता है? कंसीडर करेंगे। अब सुन, ये फोर्स जो है वो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां ध्यान से देखना, प्रेशर करेक्शन, ये देखो, प्रेशर ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्लस पी। तो ये पी क्या है? अब समझो अलग से, ये पी है आईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट, ठीक है? फोर्स ऑफ अट्रैक्टर, वहां पे क्या हो रहा था? अट्रैक्टिव फोर्स इज नेग्लिजिबल, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स इज कंसीडरेबल, उसको कंसीडर किया गया। अब आगे सुनिए, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी। कहां से आया, कैसे आया, दिमाग कुछ मत लगाओ, बस सुनते चले जाओ, जो अल्टीमेट आउटपुट आएगा बस उस पे ध्यान देना।
कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेटा वो क्या पाया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, एंड वी नो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन से IMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, एंड टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी वी नीड अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज दिस। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन गया प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्लस A/V स्क्वायर, जहां पर एक कांस्टेंट है उसका नाम है वैन डर वाल्स कांस्टेंट। तब आपके पास दो कांस्टेंट है वैन डर वाल्स, ठीक, दो कांस्टेंट है वैन डर वाल्स का, क्या क्या बेटा, A एंड B। आपको सिर्फ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, इसके साथ साथ उसका नाम, इसका कोई नाम नहीं, इसका बस एक ही नाम है वैन डर वाल्स कांस्टेंट। B का नाम है को वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अथवा वैन डर वाल्स कांस्टेंट। साथ में आपको क्या याद रखना, वो कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन किसको सिग्निफाई करता है। तो B सिग्निफाई करता है साइज को और A सिग्निफाई करता है फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। व्हाट इट, समझ में, ऐसे याद रखना आप चीजों को। तो अब वॉल्यूम है, किसको, P बचे नहीं, P खत्म कर दिए बेटा, P के जगह A/V स्क्वायर ले ली। B B B B B, अबे पिछला वाला B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, को वॉल्यूम। तो दैट मींस, अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, बात को समझना। तो अब प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्लस स्मॉल p की जगह क्या लिखेंगे, A/V स्क्वायर लिखेंगे। दैट मींस हमारा इक्वेशन क्या था, फॉलो करना, PV = RT एक मोल गैस के लिए। अब करेक्शन के बाद लिखेंगे ये, P के जगह पे लिखेंगे ये, V के जगह पे लिखेंगे ये, इक्वल्स टू RT। नाउ दिस इक्वेशन इज नोन एज वैन डर वाल्स इक्वेशन, जहां पर यहाँ वॉल्यूम का करेक्शन किया गया और यहाँ पर प्रेशर का करेक्शन किया गया। और ये वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन, एक्चुअली आप इसको एक और नाम बोल सकते हो, रियल गैस इक्वेशन। जैसे इसको आप क्या बोलोगे, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन एंड दिस इज रियल गैस इक्वेशन। यहाँ तक की बात समझ में आया बेटा। इस सारे पढ़ाई में देखो, आपके पास अगर बात करोगे तो सिर्फ दो ही टर्म आपके लिए नया आया। देखो, आपको पता P क्या है, आपको पता V क्या, आपको पता V क्या, आपको पता R क्या, आपको पता T क्या। तो नया क्या चीज आया, दो, बस इस A और B पे फोकस करो। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइज। तो उन लोगों का नाम याद रखिए, वो एग्जाम में इसका यूनिट पूछता है, वो सब याद रखिए, याद करने की है ना। और बेटा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ो वापस। चांदनी बेटा, रितिका बेटा, तुम लोग सुन रही हो बेटा, चल रहा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। बीच पे हाँ हूँ बोलती रहना, धो देंगे पकड़ के बेटा। सब चीज ऐसे हंसी मजाक अलग है, सब में मस्ती को बेटा धो देंगे पकड़। तो बेटा अगर कहीं कोई भी गड़बड़ आएगा पूछते रहना, चुप मत बैठना बेटा। लोग सब पढ़ ली बेटा लोग? अब हमारा ये मॉडिफाइड हो गया ना, ये मॉडिफाइड है, ठीक है। यानी अल्टीमेट अब आपको याद क्या रखना, आपको याद रखना है 1 मोल गैस के लिए इतना। अब इसको कैसे याद रखोगे, फिर से देखो, 1 मोल गैस के लिए ऐसे याद रखना, NV² E - B = RT। और अगर एक से ज्यादा बोल देगा तो N और या N², ये ध्यान रखना, यहाँ N का स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब इसको याद रखिए, यहाँ तक सबको ओके बेटा। तो इस वक्त जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि यहाँ गलत है, कोई फॉलो नहीं किया इस बात पे। ठीक है बेटा, लोग आगे बढ़े। चलिए, दिस नोन एज, पता नहीं कितना सब गलत गलत टाइप करके बैठा हुआ है, मेरी टाइप किया। वॉल्स में याद रखना, यहाँ दीवार वाला वॉल नहीं है बेटा, ठीक है, डबल A वाला वॉल है। आइए, ये सब आपका काम है बेटा, देख लो, यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट आपको याद रखना होगा, ये सारे का यूनिट है, ये आता है स्कूल के एग्जाम में, ये पूछता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी पढ़ लो। हाँ बिल्कुल आता है, जो बोर्ड में आएगा बेटा वो कंपटीशन में आएगा,
बोर्ड में नहीं आएगा वो डेफिनेटली आएगा। देखो बेटा, आप लोगों को मार्केट में आज के दौर में आप लोगों को नहीं, हर उस गार्जियन को या हर उसको उल्लू बेवकूफ बनाया जाता है जो अपने बच्चे का पढ़ाई को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। बिलीव मी, 20 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इतने साल से पढ़ाने के बाद हमको ये समझ में आया कि अलग से कुछ नहीं होता बेटा। तुम जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उसी तैयारी में नीट और जेईई निकलेगा। बस करना क्या मालूम है आप लोगों को, जहां पर बोर्ड में आप एफर्ट दिए हैं जितना, उसका 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, क्वेश्चन वही आएगा। अभी अभी जो तुम लोग अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से हम बनवाए जेड वाला, वही क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में भी पूछेगा। फर्क क्या होगा, वहां ऑप्शन नहीं देगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, अप्रोच डिफरेंट होगा। क्वेश्चन में देख, बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा 2 2 2 2 2 जोड़ कितना अपने 10, कंपटीशन में यही सवाल पूछेगा, ऐसे खेला ऐसा, आंसर तो वही आएगा, थोड़ी ना बदल जाएगा बेटा कुछ। समझ में आ रहा? सिलेबस आप चाहो तो आप आज के हाथ में बेटा बड़ा आसान, आपके हाथ में गूगल बाबा है, गूगल बाबा खोलो, वहां पे जाकर के आप जो आपका स्कूल का सिलेबस है, चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, फ्रॉम सीबीएसई और आईएससी और एनसी और वेस्ट बंगाल बोर्ड, वर्ड टू वर्ड सिलेबस सेम चल रहा भी। क्या मालूम है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है बेटा वही आईएससी वाले भी फॉलो कर रहे हैं भी, और वही, और जाकर के नीट का जेईई का सिलेबस दे, एकदम 6 to 6 में। समझे बेटा? आगे बढ़े, चलिए अब आज सिग्निफिकेंस पे बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस आई होप बताने की जरूरत नहीं है, देख है ना। अब एक लॉजिक का बात कर, देख यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। लॉजिक का बात कर, एक इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अब वो जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाई करेगा या देर से? जल्दी करेगा। जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाई। सोचना रे, लिक्विफाई का मतलब क्या होता है? ए बुढ़वा, हुश हुश, यहाँ देख, मेरा बात बस देख बेटा, बोलना गैस, लिक्विड और सॉलिड का कंसेप्ट क्या है? पिछले क्लास में दिया है सॉलिड। गैस को लिक्विड में आने की क्या चाहिए? खिंचाव चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। देखते ये लाइन बनता है कि नहीं बनता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको गैस का ए का नाम दे देगा, बोलेगा वैल्यू ये मिलेगा, बोलेगा बताओ कौन सा गैस जल्दी लिक्विफाई होगा। तो जिस गैस का ए का वैल्यू ज्यादा होगा तो गैस जल्दी लिक्विफाई होगा। यहाँ तक बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? अगला पॉइंट ठीक है ना। अब आओ यहाँ से एक और चीज समझाते, स्क्रीन पे ध्यान देना, स्क्रीन पे ध्यान देना। आपके सामने ये कंटेनर है बेटा, मान लो इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर ये गैस मॉलिक्यूल्स। अब बताओ, और कंटेनर का नाम दे देते, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर। बोल कंटेनर नंबर 1 में बी का वैल्यू ज्यादा या कम? एक दूसरे का रिस्पेक्ट में ज्यादा है, और इसमें कम है। अब एक काम करो, एक पिस्टन मान लो लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा हुआ है, आप इसको कंप्रेस करो, दबाओ, कंप्रेस करो, दबाओ। बोलो किसको ज्यादा कंप्रेस कर पाओगे? 2 का कंप्रेसिव ज्यादा, और इसका कंप्रेस। ध्यान देना बेटा यहाँ पर, अब ये बी का वैल्यू है, ये कंप्रेस करने का वैल्यू है, एक दूसरे का रिलेशन बोलो। है ना, यदि जिस गैस में बी का वैल्यू ज्यादा होगा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, आप उसको ज्यादा दबा नहीं पाओगे। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद कंप्रेसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो कि Z है। समझे बात? कंप्रेसिबिलिटी Z, और यहाँ कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हो रहा है? गैस को दबाना। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़े, ठीक। ये 2 सिग्निफिकेंस याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा बेटा आप लोगों को। आइए, अरे क्वेश्चन आइए, आंसर बोलो। है ना, कैसे सॉल्व हुआ? सिंपल, जिसमें ए का वैल्यू ज्यादा होगा वो जल्दी लिक्विफाई करेगा। हाँ, अब बड़ा मजेदार चीज आने वाला बेटा, सबका ध्यान एकदम स्क्रीन पे रखना और देखना भी एक एक करके कैसे पूरा खेल बदलने वाला है। अभी तो ऑलरेडी हम लोग खेल बदल चुके हैं। क्या किया बेटा? आइडियल गैस को रियल गैस में इक्वेशन में ले आए, और रियल गैस का मेरा इक्वेशन क्या था?
एक बार फिर से देख लो, और इतनी बार बेटा मेरे साथ यहाँ बात करो कि वो पढ़ते पढ़ते यही याद हो जाए। क्या था बेटा, फिर से बोल, p प्लस a बाय v माइनस, और अगर एक मुझसे ज्यादा हो तो यहाँ n डालना। ये पढ़ने का तरीका बेटा सेट करो। मेरा पॉलिसी यही होना चाहिए बेटा। आप लोग का पॉलिसी जानते क्या होता है, बोर्ड से खता, खता से माथा। अब हम यहाँ से कूद के जान रहे हैं, यही से सुसाइड कर देंगे। एक बार जानता है ऐसी लड़का लोग हमको परेशान किया, एकदम बहुत मूड खराब था। घर पे गए, टेबल फैन से गले में रस्सी बांध के छूट के जाते, टेबल फैन। अबे उसमें नहीं, उसमें तो सही मर जाएंगे। और बेटा लोग अब समझो, यहाँ सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना। लो प्रेशर, देख खेल कैसे पूरा बदलने जा रहा है। ऐसा देखा गया बेटा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है a प्लस a बाई बी स्क्वायर b माइनस b इक्वल्स टू RT, ये आइडियल कैसे, रियल कैसे, सॉरी रियल कैसे इक्वेशन बैठे हुए। लो प्रेशर पे देखा गया, लो प्रेशर जब प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर कम होता है, यहाँ बड़ा जबरदस्त चीज देखा गया। देख बोल, प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, होगा ज्यादा। अब थोड़ा सा मैथ्स का इस्तेमाल करना और लॉजिक का इस्तेमाल करना। बोल, अगर वॉल्यूम का वैल्यू बड़ा हो गया तो कैन वी से दैट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वी विल बी नेग्लेक्टेड। लॉजिक यूज कर, मैथमेटिक्स। बड़े वैल्यू के रिस्पेक्ट में छोटा वैल्यू नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? अब अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि व्हाट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर, तो दिस इज द इक्वेशन एट लो प्रेशर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस इज द इक्वेशन एट लो प्रेशर। आप ये भी कह सकते हो कि PV प्लस A बाई B इक्वल्स टू R। ठीक, चलो तो देखिए आप किसका मैथ्स स्ट्रांग है या लॉजिक, कौन यहाँ पे बहुत लॉजिकल पर्सन है। बोल, इन दोनों में कौन बड़ा दिख रहा है आपको? यानी PV छोटा दिख रहा है, और अगर PV छोटा हो जाए RT बड़ा हो जाए तो कौन सा डेविएशन? बोलो बोलो, टेल टेल, बोलो बोलो, टेल टेल। हाँ बना रहे नेगेटिव। अरे बुढ़बा क्या पढ़े थे, यहाँ देख दोबारा देख, z था क्या PV बाई NRT, तब z इक्वल्स टू 1 है, तो इसका मतलब क्या, PV को NRT। अब अगर नेगेटिव डेविएशन है तो z लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, PV लेस देन NRT ना। और अगर पॉजिटिव डेविएशन है इसका मतलब z ग्रेटर देन 1, तो PV ग्रेटर देन NRT। आया बात समझ में? तो चल, अभी जो हालात आपको दिख रहा है, बोल बेटा इस हालात में कौन सा डेविएशन देखने को मिला, नेगेटिव। कैसे पता चला, PV लेस देन NRT। अब याद करो कि थोड़ी देर पहले यही पढ़े थे कि जब प्रेशर लो होगा तब नेगेटिव डेविएशन होगा, और ये बोले थे ध्यान में रखना बेटा, थोड़ी देर के बाद मैथमेटिकल प्रूफ देंगे, है ना। अभी प्रूफ और भी है बेटा, और भी देखो। बोलो, सबको RT से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू RT माइनस A बाई B। अब अगर बोले सबको RT से डिवाइड कर दे तो ये ऐसा बन जाएगा, PV बाई RT इक्वल्स टू 1 माइनस A बाई B RT। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि ये तो हो गया क्या, ये हो गया Z, Z इज इक्वल्स टू दिस। तो बेटा इससे नहीं प्रूफ हो रहा कि Z इज लेस देन 1, यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि Z का वैल्यू 1 माइनस समथिंग है, तो समथिंग जो भी हो आंसर विल बी लेस देन 1। अच्छा अगेन प्रूफ, तो क्या साबित हुआ बेटा, लो प्रेशर पे कौन सा डेविएशन मिला, और हाई प्रेशर पे। चलो प्रूफ करते, इसका मैथमेटिकल प्रूफ पे आते बेटा, देख लो। हाई प्रेशर तो क्या प्रूफ होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब दो चीज कहेंगे, या तो PV ग्रेटर देन RT कहेंगे, या उसी को घुमाकर कहेंगे Z ग्रेटर देन 1। फाइन, 1 सेकंड, चलो चेक कर ध्यान से, आजा बेटा। और बोलना, बोल रहे इक्वेशन क्या था, P प्लस
A by B minus C हो गया यार, बस यही सब माथा में उतार लो, दिमाग में छाप लो। आ जाओ बेटा, अब बात करें क्या, हाई प्रेशर का। यानी ये बढ़ गया तो हम बोल सकते हैं A by B स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया। क्या किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा कि सर तब तो वॉल्यूम घट गया, तो इसका मतलब ये छोटा हो गया तो इसको नेगलेक्ट कर दे? बुड़बक, तुम लोग देख इसीलिए कंसेप्ट को नहीं समझा रहे। बोलिए वॉल्यूम का चीज का वॉल्यूम है, कंटेनर का वॉल्यूम है, और ये का चीज का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर से नहीं, बात समझ रहे ना? मॉलिक्यूल यानी अगर आप इसको नेग्लेक्ट करने की बात करें तो आप ये बोले कि कंटेनर छोटा और मॉलिक्यूल बड़ा है, यही मतलब निकलेगा ना? तो अगर ऐसा ख्याल आ रहा, गंदा ख्याल है, निकाल दो दिमाग से, नहीं होगा ये, है ना? तो यानी कि अगर प्रेशर हाई है बेटा तो कौन नेग्लेक्ट होगा? A by B स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? अब आपका इक्वेशन बन जाएगा P भैया प्रूफ ना बेटा लोग। तो हाई प्रेशर पे क्या साबित हुआ? पॉजिटिव डेविएशन। लो प्रेशर पे बहुत बढ़िया। अब देखो हर खेले में मजा आने वाला। अब देखो बहुत लो प्रेशर, अब खेल को देखो, और अगर पकड़ सकते तो पकड़। चल केटीजी में वापस चलते। केटीजी में कब हम लोगों का मामला फेलियर हो गया था? हाई प्रेशर, दोनों पॉइंट हाई, और कब वो सही साबित हो रहा था? एक्चुअली दैट इज नॉट लो प्रेशर, एक्चुअली दैट इज केटीजी परफेक्टली काम करता कब पता है? बहुत लो प्रेशर, तब वो दोनों पॉइंट गलत साबित नहीं होगा। वो वेरी लो से थोड़ा ऊपर जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो इसी का प्रूफ दिखा रहे हैं आप, आ जाओ। वेरी लो, वेरी लो, वेरी लो पे चलते हैं। तो वेरी लो पे अगर चलेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था? P plus A by B स्क्वायर V minus B होगा बेटा। अब ध्यान से समझो, प्रेशर बहुत 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 कम बा, तो बोल वॉल्यूम बहुत 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 ज्यादा बा, ज्यादा बा ना? अब इसका मतलब ये अगर ज्यादा बेटा तो कौन नेग्लेक्ट? ठीक है। अब जो बात बोलेंगे उसको लॉजिक और मैथमेटिक्स दोनों से यूज करना। अगर V का वैल्यू बहुत ज्यादा तो V स्क्वायर का वैल्यू और ज्यादा, एंड समथिंग डिवाइड बाय वेरी बिग नंबर वेरी स्मॉल। बोले मैथ्स और लॉजिक यूज करो, समझ में आ रहा? आपको फिर से स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो कि V बहुत ज्यादा तो V का स्क्वायर बहुत ज्यादा, और अगर स्क्वायर बहुत ज्यादा तो किसी वैल्यू को अगर बहुत बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये नेग्लेक्ट हुआ, अब आपका इक्वेशन हो गया आइडियल। आइडियल हो गया, यानी कि आइडियलिटी कब अचीव किया जा सकता है? एट वेरी लो प्रेशर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ो, अगला खेला हाइट, है ना? एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आपको याद हो गया होगा। ठीक है। अब देखो टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो तो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो ये बढ़ गया, तो ये सेम खेला रिपीट हुआ। तो आइडियलिटी अब बोल कब कब अचीव हो सकता है? वैसे इन जनरल याद रखना, बहुत सारे बुक्स वगैरह में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लिख करके छोड़ देता है, बट अगर एक्चुअल आंसर कहा जाए इट शुड बी वेरी लो प्रेशर। आइडियल आंसर नहीं है, आइडियल आंसर नहीं है। यहाँ तक बात समझ में बेटे लोग? यानी अब अगर खिला को यहाँ लेकर के चला तब आपको बोलोगे कि सर अब कुछ चेंज नहीं होगा,
लो टेम्परेचर पे ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगा। तो सुन ले बेटा, इस इक्वेशन का आपको 5 रूप दिखा है, 1 2 3 4 5। ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगा जब टेम्परेचर लो होगा, बाकी सभी में ये बदल गया। अगर टेम्परेचर काफी हाई हुआ, अगर 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 प्रेशर काफी लो हुआ, इस मामले में ये इक्वेशन PV = RT। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर दिए तब इक्वेशन B - B = RT हो गया। और अगर प्रेशर को लो किए, ये बहुत लो है, ये बहुत लो किए, तब आपका इक्वेशन P + A/V², V = इसका 4 रूप, 1 2 3 4 5। अबे गाना नहीं गा रहे, समझ में आया बेटा लोग? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। ठीक। और एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया है कि सबसे ज्यादा डेविएशन तब देखने को मिला है जब टेम्परेचर 263 केल्विन और प्रेशर, ठीक है। और एडिलिटी कब मिलेगा? क्लियर है? चल, ये बात भी बाकी है। क्या पढ़े थे? ये दोनों गैस चाहे प्रेशर लो हो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, है ना। इवन इसका ग्राफ देख, इसका ग्राफ भी, ये ग्राफ हम मिस कर ले, ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। पहले ग्राफ बात देख, अगर मान लो ये PV वर्सेस P का ग्राफ है, ये Z1 है, Z1 है, तो ये वाला लाइन लाल रंग किसका लाल ग्राफ और काला, अब सुन ले, ब्लू हाइड्रोजन, यही पे हीलियम। यानी देखो तो हीलियम और हाइड्रोजन ग्राफ यहाँ से शुरू हो ऊपर जा रहा है, यानी हमेशा किस रीजन में आ गया, ठीक है। चल बेटा आप समझते हैं क्यों हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस पे प्रेशर का असर नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है। अब आइए फिर से बात करते हैं, सबका ध्यान स्क्रीन पे। IMF, व्हाट इज IMF? यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। आप में से कोई बता सकता, 3 ऑप्शन दे रहे, 1 2 3, कि ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा उसका नेचर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मेरे बुड़बक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगा जब फंडामेंटल सुन, तुम लोग का फंडामेंटल गड़बड़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी काम करेगा जब चार्ज होगा, बिना चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। तुम्हारा कौन सा गैस मॉलिक्यूल में चार्ज है बे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल चार्ज है? एक भी ऐसा गैस मॉलिक्यूल बताओ जिसमें चार्ज है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक फोर्स तब काम करेगा जब मैग्नेट होगा। कौन सा पोल? किसका पोल? किसका? मॉलिक्यूल का कब से पोल पड़ा कि मॉलिक्यूल का नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है? तो ये बता। तो यह मैग्नेटिक भी काम नहीं करेगा। समझ बात को, पहले फंडामेंटल को समझ। मैग्नेटिक फोर्स वहां बात करेंगे जहां मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां बात करेंगे जहां चार्ज होगा, चार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां बात करेंगे? बोले जहां मास होगा, मास होगा। क्योंकि आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पढ़े कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जबकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऐसे पढ़े कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये मास पे बात कर रहा है, इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास मैग्नेट का प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मास तो है। यहाँ कौन सा फोर्स काम करेगा? मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ग्रेविटेशनल, ठीक है। अब इसको उठा करके मॉलिक्यूल ले लेते। कौन सा मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल। क्या लगता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस कैसन गैस बारे? हल्का गैस की भारी है? बहुत हल्का बा गैस, बहुत हल्का बा। इतना लाइट गैस होता है बेटा कि आप उसको बलून्स में इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, these are used in balloons, so they are lighter gas।
अगर वो हल्का गैस है तो इसका मतलब वो गैस का मास बहुत कम है, तभी तो वो हल्का है। तब बात को फिर से समझ, वापस स्क्रीन पे आ, वापस आ, सारा डिस्कशन कर ली। IMF से बात करते हैं। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। किस पे डिपेंड करता है? मास पे। मास जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, इसका मतलब IMF उतना ज्यादा। यही लॉजिक बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, हीलियम मॉलिक्यूल का, ये लोग वेरी वेरी लाइटर है, यानी इसका मास काफी कम है। तो अगर मास काफी कम है तो IMF बहुत कम होगा। वेरी। अब आ जाओ, हमारा भंडर बाबू का बोला था, भंडर बाबू बोला था है ही वाला इक्वेशन। अब बोला अगर IMF बहुत कम है, बहुत कम है, तो आप इसमें किसको नेग्लेक्ट करना पसंद करोगे? याद आ रहा है? क्योंकि डिराइवेशन के टाइम पे यही हमारा IMF था। तो अगर ये नेग्लेक्ट हो गया, अब मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? PB माइनस सॉरी इक्वल्स टू RT प्लस PB। बना रहे? दोनों को RT से डिवाइड कर दे, Z इक्वल्स टू 1 प्लस PB बाई RT। Z it will be always independent of pressure factor। बात आया समझे बेटा लोग? क्वेश्चन है, आंसर अगर ए और वी वेरी स्मॉल है तो वो नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट करती वो PB को RT बन जाएगा, तो आइडियल गैस बन जाएगा। आंसर ये होगा। वाई बी बेटा? आइडियल गैस का बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर कब मिलेगा? जब प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर गुड ऑप्शन में ऐसा कहा है जहाँ प्रेशर को कम दिखाया गया है और टेम्परेचर को ज्यादा दिखाया गया, ये आंसर होगा। अरे जो सवाल तो उसी को घुमा करके पूछा है। आपसे यही सवाल पूछेगा कि भाई आइडियलिटी कब मिलेगा, तो आप बोलेगे ना कि सर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। उसी किसी एंगल से पूछ के आपसे, समझ रहे बेटा लोग? सी तो बेटा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि प्रेशर अगर लो होगा तो नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन का तो खेला दो दो दिया है। सर डी देख लो देखो कंपटीशन में खेल को कैसे घुमा दिया गया, फॉलो करना। चलिए लो प्रेशर फिर से समझते बेटा, बोल P प्लस A बाई B स्क्वायर V माइनस, ठीक है? अब ये बोल बेटा कि अगर प्रेशर लो होगा तो इसका मतलब वॉल्यूम हाई होगा, ये बड़ा होगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन मेरा ये बन जाएगा P A बाई B स्क्वायर V इक्वल्स टू RT। ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा? PB प्लस A बाई V। अब बोल क्या मिलेगा? PB इज इक्वल्स टू RT माइनस A बाई V। Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस A बाई, होगा? बोल ना बेटा। अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? A बाई, रुको रुको रुको, यही था ना? देखते पहले भी थ्योरी रखी थी, Z इक्वल्स टू 1 माइनस A बाई V RT।
और उसमें भी उस टाइम भी तो कौन नेग्लेक्ट हुआ था? बी नेग्लेक्ट हुआ था। और अभी हमारा अगर क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो कौन नेग्लेक्ट हुआ बेटा? हमारा बी नेग्लेक्ट हुआ है ना, बी को नेग्लेक्ट कर दिया, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया। तो पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, एक भी नहीं मैच कर रहा, नहीं कर रहा ना। पर अगर ये क्वेश्चन है तो कोई तो एक आंसर होगा। अब आगे समझो, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है बेटा, बोलो तो बोलो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा? तो यहाँ पर अगर 1/v को रिप्लेस कर देंगे तो बोल ऊपर p आएगा और नीचे k आ जाएगा। तो ये तेरा आ गया। अब पूछेगा सर k कहाँ है? तब मैथ्स का कंसेप्ट ये बेटा कि कांस्टेंट और कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो दो कांस्टेंट नहीं दिखाकर कब ऐसे कांस्टेंट दिखा। बात समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन इसका मतलब देखो, कंसेप्ट समझो कि आपके फॉर्मूला में v होना चाहिए, तो यहाँ तो v नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन p तो है और हम लोग जानते हैं p और v एक दूसरे से इनवर्स है। तो अगर v नीचे है तो p ऊपर होना चाहिए। ये एग्जाम हॉल में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करेगा कि आप यहाँ तक तो पढ़ कर आए हैं, अब इसका आगे सोच सकते कि नहीं, ऑप्शन के हिसाब से दे दिया गया आपको। समझ रहे बेटा लोग? बहुत बढ़िया। आइए ऑप्शन बी। यस, अब ये भी डिराइव किए और थोड़ा लॉजिक, क्योंकि आप अगर डिराइवेशन याद करोगे तो हर बार RT से डिवाइड किए, तो RT तो मेरा पक्का नीचे होना चाहिए। दूसरी बात, हाई प्रेशर है तो पॉजिटिव 1 प्लस होना चाहिए, यही से आंसर मिल गया आपको। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे क्या सुनो, इससे पहले कभी क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं ना, तो पहली बार पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल बात याद कर लो तो आगे का बात समझ आएगा। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो सुन, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, याद ध्यान, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे, बिलो दिस टेम्परेचर, आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, चाहे यहाँ पर मिलियन टाइम्स प्रेशर को आप क्यों ना बढ़ा दो। एक बार क्यों बेटा, बहुत बार समझाएंगे, आप समझो बात को, समझो। देखो बात सुन, खास प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो सुनना समझ। गैस का लिक्विफाई होना दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें जो प्राइमरी फैक्टर है बेटा वो टेम्परेचर है ना। अब पहले कंसेप्ट को यूज करो, गैस को लिक्विफाई करना। फिर से देखो, ये हमारा गैस लिक्विड, तो वो तो इसको लिक्विड में लाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना चाहिए, यही है ना। चलिए, तो प्रेशर बढ़ाना चाहिए, प्रेशर जितना बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल नजदीक आएगा, मॉलिक्यूल नजदीक आएगा तो वो लिक्विफाई होगा, अपने स्टेट चेंज करेगा, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। केटी जी ये कहता है कि टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब गैस पार्टिकल रैंडम मूव कर रहा है, लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में आएगा तो ये रैंडमनेस उसका कम होगा, यानी उसका क्या होना चाहिए, वेलोसिटी कम हो जाएगा, तभी तो शांत पड़ा रहेगा। सॉलिड में जाएगा तो और शांत हो जाएगा, यानी उस कंडीशन के लिए मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी तभी कम होगा जब टेम्परेचर कम होगा। तो बेसिक रूल है, टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, ये कंसेप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों फैक्टर में प्राइमरी फैक्टर कौन है बेटा? अब यही बात आपसे बोल रहे हैं कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के नीचे आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। मतलब क्यों नहीं कर सकते? भाई टेम्परेचर ज्यादा है, तो ठीक है, चल कंसेप्ट अप्लाई करते, टेम्परेचर ज्यादा रहने दे, हम दबा करके मॉलिक्यूल को पास किया तब तो होगा। तो तुम मिलियन टाइम लगा लो नहीं, मॉलिक्यूल को शांत करना होगा, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर। दोबारा से समझा रहे स्क्रीन पे, फिर से देखिएगा, दोबारा से समझिए लॉजिक। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से बता रहे कि मान लो हमारे पास एक गैस है, ठीक है, उस गैस को 4 डिग्री पे लेकर गए,
नहीं लिक्विड हुआ, 3 डिग्री पे लाया नहीं हुआ, 2 डिग्री पे लाया नहीं हुआ, 0 डिग्री पे लाया नहीं हुआ, -5 डिग्री पे ले गया नहीं हुआ, -6 पे ले गया नहीं हुआ, -7 पे ले गया हो गया, -8 पे होगा, -9 पे होगा। अब उसके नीचे चलते चले जाओ, वो लिक्विड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अब बोलेगा -6 पे रखते हैं, बोलेगा 4 डिग्री पे रखते हैं, बोले कोई बात नहीं, प्रेशर को बहुत हाई ले जाते हैं, तब भी नहीं होगा। तो ये टेम्परेचर क्रिटिकल हो गया। इसके नीचे होगा, इसके ऊपर आया बात समझ में? दोबारा से पढ़कर देख बेटा, लैंग्वेज बंगला में लिखा हुआ पढ़, बहुत मारेगा बंगाली। पढ़ो। What is the meaning of this word? कई गुना, मैनीफोल्ड, एक्चुअली कई गुना बढ़ा दो प्रेशर। है समझ में आ रहा बेटा ये लैंग्वेज, है ना? लेकिन याद है, देखो शुरुआत किससे किया? ये कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है, मतलब ये पहचान है ना, हर गैस के लिए, जिसके नीचे प्रेशर बढ़ाओ, लिक्विड करते जाओ। लेकिन उसके ऊपर तुम कई गुना प्रेशर बढ़ा दो, लिक्विफैक्शन नहीं। क्लियर है? अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको टैबलेट समझ के खा लीजिए अभी आप लोग। क्रिटिकल टेम्परेचर का सिंबल TC इज इक्वल टू 8J/27 R, और यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 8 वैन डेर वाल्स कांस्टेंट, 27 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। और इससे बताओ 8 कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, 27 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन हर गैस के अलग अलग, लेकिन जिस गैस के लिए होगा वो उसके लिए कांस्टेंट होगा। समझा? ये अभी आप पढ़ना तो ठीक नहीं पढ़ना। डाइपोल मोमेंट आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, अगर याद होगा तो ये रिलेशन याद रखना कि जिस गैस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा पाएगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। अब सुन अगला लाइन क्या है, प्रेशर। ध्यान से सुन बाबू लोग, अब फिर से एक बार पढ़ने का तरीका सिखा रहे। नींद आ रही बेटा? तुम बेटा दुकान लगाओ, सबको लेकर आएंगे तुम्हारा दुकान में चाय। बेटा लोग बात सुनो, देखो यहाँ पे फिर से एक बार आप लोगों को एक चीज समझाने का कोशिश करो, सीख लोगे बेटा फायदे में रहोगे। देखो अभी जिस हिसाब से आपको पढ़ाया है, और थोड़ी देर के बाद जब आपका पिक्चर क्लियर होगा तो आपको बात समझ में आएगा। फंडामेंटल और एप्लीकेशन में फर्क सीखो, किसको रटना किसको समझना है। अब रटना नहीं समझना है, पहले फंडामेंटल रटा दिए, मोटा मोटी बात समझा दी, अब सीधी सी बात है। क्रिटिकल टेम्परेचर के वक्त जो प्रेशर अप्लाई होगा और उस वक्त गैस का जो भी वॉल्यूम होगा, अप्लाई कर दिया। पहचान कौन बनाया? टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे पढ़ना, अंग्रेजी में लिखल बा, पढ़। आया बात समझ में? ये वो प्रेशर है जो 1 मोल गैस पे अप्लाई करेंगे, कब? एट क्रिटिकल, ताकि गैस लिक्विड में करे। ठीक है? और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला याद कर लीजिए, A/27B²। ठीक है? अगला क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ ले। ये तो ये क्या हुआ मालूम है? क्रिटिकल टेम्परेचर का फंडामेंटल समझ के रट गए बेटा, तो देखो आगे का बात समझ में आने लगा धीरे धीरे। ये बेटा हर जगह अप्लाई करना सीखो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कहाँ पढ़ना है कैसे, तो देखना आपका पढ़ाई इजी होने लगेगा। इसको याद कर लेना, अब अप्लाई करना है। हर चीज समझा नहीं जा सकता बेटा, हर चीज रटा भी नहीं जा सकता, तो आपको इसका कॉम्बिनेशन समझना। ठीक है? चलिए, इसका भी फॉर्मूला है V=3V, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन है। तीनों के बीच में रिलेशन बेटा ये पाया गया, PC VC
यानी कि अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगा, पीसी माने क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3/8 आर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पीसी वीसी बाय आर टीसी इज इक्वल्स टू जेडसी इक्वल्स टू 3/8। लॉजिक इसका जब आपको हम पढ़ाया था कि पीवी बाय आरटी इज जेड, ये बनता है कि नहीं? तो यहाँ से एक और सवाल उठ जाएगा, आपको पूछेगा क्या बबुआ क्रिटिकल कंडीशन में कौन सा डेविएशन देखने को मिलेगा? तो बोलेगा सर क्रिटिकल कंडीशन में तो z का वैल्यू ये आया है, इसका मतलब z तो माइनस लेस देन 1 में चला गया, तो कौन सा डेविएशन होगा? आया बात समझ में? बहुत बढ़िया, आइए आगे क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखा जाए उसको, कोई भी गैस, ठीक है ना? वैसे इसमें भी बहुत सारा लोचा है, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना, ये सब आप लोगों के लिए सब जी वगैरह। एक अच्छा क्वेश्चन है, बात करते हैं, आप पढ़ो देखो क्या बढ़िया। पढ़ लिए बेटा? चलो ना बात करते हैं, टीसी का वैल्यू क्या था बेटा? ए बाय 27 और पीसी का वैल्यू क्या था? तो अगर इसका रेशियो निकालते तो बोल पीसी बाय पीसी क्या? ए और ए कटा, 27 कटा, 8 कटा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस का वैल्यू बड़ा है, यानी पी का वैल्यू बड़ा है, तो इसका रेशियो का वैल्यू क्या होगा? तुम लोग का चक्कर में हम गलती किया। ए बेटा 8/v की होगा, b ऊपर आ जाएगा ना, डिवाइड होगा ना, 8v होगा, ऐसा समझ में? तो अगर b का वैल्यू बड़ा होगा तो इसका वैल्यू बड़ा। ये सब फिलहाल आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज आता है, गैस में और वेपर में क्या फर्क? पहले ये कभी सोचिए इस सवाल पे कि वेपर भी कहते हैं गैस भी कहते हैं, क्या ये दोनों सेम है या फर्क है? Not a bad logic, but my dear, मॉलिक्यूल चाहे गैस का हो, सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, मॉलिक्यूल हमेशा सॉलिड होगा, या हमेशा ये फंडामेंटल याद है। वाटर मॉलिक्यूल का की बात है, मतलब क्योंकि वेपर हमेशा वाटर वेपर तो वाटर का वेपर बना, वेपर ये तो और गड़बड़ हो गया। देखो एकदम पहले सिंपल सा लॉजिक से समझा दे, देखो बात और अच्छे से समझना है। आई देखो, अगर आपसे बात करें फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, आपको हम 4 दिए, गैस दिए, उसका फॉर्मूला जो भी दिए, और आपसे पूछे कि बताओ कौन गैस और कौन वेपर, तो बोलोगे सर ये गैस है, ये गैस है, ये वेपर है, ये वेपर है। अब ये कैसे हुआ? ये लड़का खेल पकड़ लिया। वेपर का बात तभी आएगा जब उसका पैदाइश, उसका वजूद लिक्विड से या सॉलिड से आएगा। अब इसको ऐसे समझो, दोबारा देखो स्क्रीन पे देखो, आप बता सकते हैं पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप की बात कर रहे हैं इस वक्त हम? और एक्चुअल में फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन, मालूम है ये बात, पर यहाँ तो गैस लिख करके दिए है, तो सर इसका मतलब ये वेपर है, क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में वो तो सॉलिड के तौर पे है, और उसको अगर हम गैस बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये वेपर में, तभी तो गैस बना। लेकिन इन लोगों का दुनिया में पैदाइश ही हुआ गैस के तौर पे,
तो ये हमेशा ही गैस रहेगा, ये कभी वेपर हो ही नहीं सकता है। तो वेपर तो तब होगा जब वो पहले या तो सॉलिड रहा होगा या नेचुरल वे में, यानी आप इसको बोलोगे ऐसे कि रूम टेम्परेचर। यस, रूम टेम्परेचर पे अगर कोई सॉलिड है तो उसका गैसियस फेस को वेपर कहेंगे। रूम टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड है तो उसका गैसियस फेस को वेपर कहेंगे। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे कोई गैस है तो वो हर हाल में गैस। बुझा कि नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। अब यहाँ पे कुछ और भी केमिक्स, ये आपको लॉजिक से समझा दिए। अब देखो, अ गैस बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर। वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ solid or liquid at room temperature. Vapor can be liquefied by increasing pressure, but gas can be only liquefied by increasing pressure as well as बिना टेम्परेचर का गैस लिक्विफाइड होगा ही नहीं, वो टेम्परेचर प्राइमरी फैक्टर है वहां पर। लेकिन वेपर का आप चाप दो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आगे बात समझ में? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे बॉयल्स लॉ ओबे होगा या गैस लॉ ओबे होगा, टेम्परेचर को नाम दिया गया, टेम्परेचर का सिंबल दिया गया टीबी। तो अपना सा लैंग्वेज टीसी था क्रिटिकल टेम्परेचर, टीबी हो गया बॉयल्स टेम्परेचर। ये फंडामेंटल है बेटा, घोल के पीछे से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक? जिस टेम्परेचर पे, इन अदर वर्ड्स जिस टेम्परेचर पे आइडियल गैस फॉलो हो रहा है, ओबे हो रहा है, ठीक? इसका भी मैथमेटिकल फॉर्मूला A/R। तो नहीं है मतलब क्यों नहीं हो सकता? चल ना बताएगा, वही बोलेगा, बोल बेटा। अरे यही देखो बेटा, तुमको एक ऐसा मिला, पसंद करती है बातचीत करना, रखो अपने बात, बोलना। कैसे नहीं बन सकता? अभी तो साबित किया कि अगर गैस को वेरी लो प्रेशर पे डाल देते हैं तो उस टेम्परेचर पे जैसे पहुंचे जहां हुआ, बोला अच्छा सर यही तो आइडियल टेम्परेचर, सॉरी बॉयल्स टेम्परेचर। बिल्कुल हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा है कि सर अभी तो ये साबित हुआ कि आइडियल गैस बोलकर होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता, उसको उस कंडीशन पे ले जाना पड़ेगा तब ना होगा, ठीक है? जैसे आपको स्वामी विवेकानंद के तो उस अपने आप को उस लेवल तक ले जाना होगा, आपको खुद को ले जाना होगा, होगा क्यों नहीं होगा? तभी तो वो पैरामीटर दिया गया कि ऐसा बनना है, वही बात हो रहा। तो जिस टेम्परेचर पे आइडियल बन जाएगा उस टेम्परेचर का नाम बॉयल्स टेम्परेचर, और ये इसका फार्मूला नहीं और और ये याद रखना, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस क्वेश्चन। बाबा इसे गंडगोल इस आंसर पहले आ गया, होना भी चाहिए। आपसे पूछ रहा बॉयल्स टेम्परेचर पे जेड का वैल्यू क्या होगा, तो बॉयल्स टेम्परेचर का हम फंडामेंटल याद करेंगे कि भाई बॉयल्स टेम्परेचर वो है जब रियल गैस, और अगर आइडियल बन गया तो जेड का वैल्यू। गए बबुआ, अगला हेडिंग। क्या बनना है, मेडिकल टारगेट की इंजीनियरिंग? अब ठीक, परफेक्ट है। वरना ये सवाल अगर कोई मेडिकल वाला पूछते तो उसका कान का नीचे बजे। यस, जैसे ये सवाल पूछा कि सर और कितना टेम्परेचर पड़ना है, तो ये सवाल एक एनडीए का स्टूडेंट पूछ सकता है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी पूछ सकता है कि सर और नहीं पढ़ने का, लेकिन एक मेडिकल का स्टूडेंट नहीं पूछ सकता है। वो इसलिए क्योंकि आप मेडिकल को अगर चूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इस चीज का कमिटमेंट दे रहे हैं कि सर आई एम रेडी टू स्टडी टिल माय लास्ट ब्रेथ। डॉक्टर को पूरी जिंदगी पढ़ना होगा तब वो डॉक्टर बना रहेगा, लॉयर को पूरा जिंदगी पढ़ाई करना होगा तो वो लॉयर बना रहेगा, टीचर को पूरा जिंदगी पढ़ाई करना होगा तो टीचर बना रहेगा। ये 3 प्रोफेशन है बेटा जिसमें कि आप पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते। तो ये क्वेश्चन उसके लिए नहीं, बाकी इंजीनियर फुल फाकी बात है, कोई टेंशन नहीं। 5 साल 4 साल इंजीनियरिंग करेगा बहुत होगा, 2 साल एमटेक किया उसके बाद थोड़ी ना कोई पढ़ा, फिर तो सिर्फ प्रैक्टिकल है बाबू। चलो यहाँ देखो, इन्वर्शन टेम्परेचर
आप इसको ऐसे देखो, ये भी फंडामेंटल के तौर पे, द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस बिकम्स। अब थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, अगर गैस एक्सपैंड कर रहा है तो वो गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है? गैस एक्सपैंड कर रहा है तो गर्म हो रहा है। अब इसको पर उल्टा बात कर, तभी इसका नाम पढ़, फंडामेंटल दे रहे, अभी पकड़ कर रख, आगे किसी और मोड पे इसको समझाएंगे, ठीक है? वो टेम्परेचर इसके नीचे गैस को ठंडा होने पे वो गैस एक्सपैंड करेगा, ठीक है? वैसे इसका पढ़ाई थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, एक चीज पढ़ाएंगे एडियाबैटिक बोल करके, वहां बातचीत करें थर्मोडायनेमिक्स। ये एडियाबैटिक कंडीशन होता है बेटा, ये गैस नहीं है गधेड़ा, पढ़ रहा टेम्परेचर पढ़ रहा है। हाँ सब गैस के लिए पीछा गैस कोई बोला पर्टिकुलर, अबे अंग्रेजी लिखो, कहाँ पढ़ा आगे सुन रहे, देख ये इसका फॉर्मूला है। टीबी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ए बाई आर, और टी आई का वैल्यू हो गया 2a बाई आर, यानी एक रिलेशन बन गया, टी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीबी। आपके एग्जाम में यही सब एग्जाम पूछेगा, ये फंडामेंटल, इसके आगे जाएगा ही नहीं, बट ये सब फंडामेंटली आपके सिलेबस में, जिस टॉपिक में पढ़ाने के टाइम में गहराई में डुबाएंगे, समझ जाना कि यहाँ पर गहराई से क्वेश्चन आएगा। जिस टॉपिक में आपको बोल दिया बेटा बस यही समझ लेना, बस उसको उतना ही पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ते हुए जा, एग्जाम में भी स्कोर करेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। यहाँ तक आवाज समझना है। अगर आप लोग और गहराई जानना है तो खेल को समझना। अगर आपको केमिस्ट्री में मजा आ रहा है, नहीं सर और गहराई जानना है, नीट इज नॉट फॉर यू, इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर यू, देन गो एंड डू बीएससी, ऑनर्स कीजिए, फिर 2 साल का एमएससी कीजिए, एमफिल कीजिए, पीएचडी कीजिए, रिसर्चर बनिए। नीट जेई क्रैक करने वाले बच्चे लोगों के लिए आपका जो क्लास 11-12 का सिलेबस है बेटा, वो एक्चुअली में ज्यादातर पढ़ाई उसमें फंडामेंटल है। अगर उसको पूरा एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ना है तो यहाँ से तो आपका सफर शुरू हो रहा है बेटा साइंस का। दिल्ली दूर है, लेकिन बोले नहीं सर हमको अपना रास्ता मोड़ देना, इंजीनियर बनना है तो जितना जानते हैं उसको पढ़िए, पढ़ करके इंजीनियरिंग की तरफ जाइए और वहां का टेक्निकल नॉलेज में गोता लगाइए, क्योंकि वो आपका करियर बनेगा। डॉक्टर बनना है तो उसको पढ़िए, जितना आपका सिलेबस है, क्रैक कीजिए नीट, मेडिकल का दुनिया में जाइए और वहां पे बीमारी से लड़ने का दुनिया में गोता लगाइए, अपने आप को साबित कीजिए। समझा रहेगा दे लोग? ठीक है, तो बहुत कुछ ऐसा होगा जैसे ये बोला ना सर कौन सा गैस बोलेगा बे, टेम्परेचर पढ़ा है। आगे सुनो सुनो, अब आगे देखो बहुत कुछ है, ये सब क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देख फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या पूछा रहे, इन्वर्शन टेम्परेचर है ना, क्या फॉर्मूला पढ़ा 2a बाई आर बी, सॉल्व नहीं करना है, देख a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, सॉरी आर बी है ना, b का वैल्यू दे दिया, a का वैल्यू दे दिया, r का वैल्यू पता है, बस फॉर्मूला बैठाया निकाल दिया, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या पूछा, डू यू नो द फॉर्मूला, यस सर, ठीक है वैल्यू बैठा सॉल्व कर, डू यू नो द कैलकुलेशन, यस सर, सॉल्व कर। समझे बेटा लोग? आगे तो और भी बहुत सारा टॉपिक है, ये आप लोगों के भी नहीं है, नोट्स पे दिया हुआ है, आगे बहुत कुछ मिलेगा, मॉलिक्यूलर डायमीटर, ये सब, ये भी आप लोगों के लिए सब मेन फ्री पाथ, ये बेटा उसको पढ़ना है जो तैयार है प्रेशर लेने के लिए। अभी देखो ये सब आपका इस वक्त स्कूल के एग्जाम में कुछ नहीं आता, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा कुछ तो देख, जैसे देखो ये सब क्वेश्चन में ये देखो ट्रिपल पॉइंट एक कंसेप्ट है यहाँ पर, ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर प्रेशर है जिसपे एक साथ तीनों पाया जाएगा, पढ़ो कौन पाया जाएगा, तीनों पाया जाएगा, उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। देखो ये प्रूफ है कि इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर को अगर मेंटेन किया जाए तो पानी, वाटर वेपर और आइस तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो बहुत कुछ दिया, क्लॉजेस इक्वेशन, ये सब आपका आउट ऑफ सिलेबस स्कोप है। जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जो एडवांस तरह के एग्जाम का तैयारी करते हैं, उनके लिए मेरा कंटेंट में सब कुछ मिलेगा, जो आपका जरूरत की नहीं छोड़िए, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना, क्लॉज पार्थेलॉट, बोल्स इक्वेशन, कैमर लॉ, ये सब I have this sorts of matter. इन्वर्जन तक पढ़ेंगे,
ए बेटी लोग, तुम लोग को समझ में आ रहा है गधी लोग? हाँ सर। बेटा कुछ आप लोग का डाउट्स है तो बोलो, अदरवाइज हम क्लास ऑफ कर दें। कांस्टेंट है वो, सब कांस्टेंट है बेटा। ए बेटी ये कुछ बोल नहीं रही, चांदनी रितिका बोल बेटा, क्लास ऑफ करेगी? कुछ पूछना चाहेगी? नहीं सर। ठीक है तो क्लास ऑफ कर दो बेटा, ठीक है। हाँ सर।